नमस्कार। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, विद्यार्थियों और मित्रों, प्रेमचंद को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि हम यह याद रखें कि किन सपनों के साथ भारत स्वाधीन हुआ था और उन सपनों को कितनी पृथ्वी मिल पाई, वो कितने यथार्थ में तब्दील हो पाए, बदल पाए। प्रेमचंद को याद करना सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं हो सकती कि एक ऐसे लेखक को याद करना जिसने हिंदी कथा साहित्य को बहुत संपन्न बनाया। रस्म अदायगी से कुछ होता जाता नहीं है। इसलिए प्रेमचंद को याद करने का मतलब है हमें भारतीय मन को याद करना। पूरी तरह प्रेमचंद को अगर आप देखेंगे तो एक भारतीय मन है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, दोहराता हूं कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य में बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे पूरे भारतीय राजनीतिक पटल पर, सामाजिक सांस्कृतिक पटल पर महात्मा गांधी की जो उपस्थिति है, जिसमें आप महात्मा गांधी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गांधी जी के चित्त पर जो अंग्रेजी शासन है उसकी चमक दमक का कोई असर नहीं है। प्रेमचंद निश्चित तौर पर गांधी जी से प्रभावित थे, सिर्फ गांधी जी से नहीं लेकिन गांधी जी से प्रभावित थे, और बिल्कुल उन्हीं की तरह उनके मन पर भी अंग्रेजी शासन की चमक दमक का कोई असर नहीं था। वे एक स्वाधीन भारत देखना चाहते थे, हालांकि अपने जीवन में वो न देख सके। एक ऐसा स्वाधीन भारत जहां सबको स्वतंत्रता मिले, उनके मन लायक स्वतंत्रता मिले, अराजकता नहीं, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, एक चेतना संपन्न स्वाधीनता जिसमें राष्ट्र, समाज, सबके लिए चिंता हो, स्व नहीं अन्य के लिए जिसमें विशेष भाव हो। इसलिए मैं कह रहा था कि एक भारतीय मन थे। अगर आप भारतीय दर्शन के अध्येता हैं, अगर आप भारतीय जीवन मूल्यों को जानते हैं, तो आपको ये पता होगा कि जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं वे एक ही चीज सिखाते हैं कि अन्य के बारे में सोचो, दूसरों के लिए सोचो, दूसरों के हित के लिए सोचो। हमारी परंपरा में अगर आप आर्ष ग्रंथों की प्रार्थनाएं देखेंगे तो उनमें कोई भी प्रार्थना अपने लिए नहीं की गई है, स्व के लिए नहीं की गई है, समष्टि के लिए की गई है, सबके कल्याण के लिए की गई है। प्रेमचंद का पूरा साहित्य समष्टि के कल्याण का साहित्य है। सबको साथ लेकर चलना, सबके विकास की चिंता, सबको समान अवसर की चिंता, किसानों के जीवन को कैसे उज्जवल बनाया जा सके, स्त्रियों के जीवन को कैसे उज्जवल बनाया जा सके, जो वंचित हैं उनके जीवन को कैसे उज्जवल बनाया जा सके, किसी भी प्रकार का जो शोषण है उसको समूल मिटाया जा सके, उसका नाश किया जा सके। ये प्रेमचंद के पूरे चिंतन में आपको दिखाई देगा। प्रेमचंद के वहां ये पूरी तरह आपको मिलेगा। और उस पूरे कालखंड में प्रेमचंद अकेले ऐसे लेखक हैं जिनके वहां ये चीज दिखाई देती है, ये चीज मिलती है, और अन्य के वहां मिलेगी भी। हैं और लोग भी हैं सोचने समझने वाले। उसी कालखंड में महाप्रसाद द्विवेदी भी सोच रहे थे भारतीय समाज के बारे में, अन्य बहुत सारे लेखक सोच रहे थे। लेकिन प्रेमचंद की चिंता को अगर आप उनके निबंधों के माध्यम से भी मिलाकर देखेंगे, उनके कथा साहित्य के माध्यम से मिलाकर देखेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि प्रेमचंद सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे थे। 1936 का उनका जो प्रसिद्ध भाषण है, साहित्य का उद्देश्य नाम से हिंदी के तमाम पाठ्यक्रमों में वो लगा हुआ है,
कहीं बीए में, कहीं एमए में लगा हुआ है। जहां नहीं भी लगा है तो प्रेमचंद को पढ़ने वाले उससे परिचित हैं। वो हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याख्यानों में से एक है। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में दिया गया वह व्याख्यान था, अध्यक्षता करते हुए। उसमें भी उन्होंने कहा है कि साहित्य का काम मनोरंजन करना नहीं है, साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है। सोए हुए का मतलब ऐसा नहीं कि जो थक कर सोया है, श्रम करने के बाद सोया है, उसको जगाना। सोए हुए का मतलब जिनकी चेतना सोई हुई है, जो देख कर भी देख नहीं पा रहे हैं कि कितना शोषण है, विनाश है, अंग्रेज और उस दौर के सामंत किस तरह से शोषण कर रहे हैं। गुलामी के विरुद्ध जगना, पराधीनता के विरुद्ध जगना, यह है वहां पर सोए हुए लोगों के जगने का प्रसंग। तो ये प्रेमचंद हैं जो उस दौर में कह रहे हैं। राजनीति के आगे चलने वाली मशाल उसी व्याख्यान का हिस्सा है जो बार बार उद्धृत किया जाता है। प्रेमचंद की प्रासंगिकता पर चूंकि बात करनी है तो ये सारे प्रसंग याद रखने के हैं। उनकी दो कहानियों को या दो उपन्यासों को सामने रखने के बदले उनका जो पूरा विजन है, जो पूरा दृष्टिकोण है, जो उनकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ है, उसको देखना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद उस दौर में स्वाधीनता का आशय बताते हैं। क्या है स्वाधीनता? कहते हैं किसानों की स्वाधीनता जमींदारों से और उपनिवेशवाद से, राष्ट्र की स्वाधीनता अंग्रेजों से, उपनिवेशवाद से, स्त्रियों की स्वाधीनता जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें स्त्रियां उस तरह स्वतंत्र नहीं है, उनके अधिकार नहीं, आज तो हैं। अभी मैं बात करूंगा आपको और विस्तार से कि क्या क्या समस्याएं थी, तो उसकी बात करते हैं। जाति व्यवस्था के समूल नाश की बात करते हैं, यानी कि सब लोग मुक्त हों, कोई जाति व्यवस्था ना हो, सब भारतीय हों, एक ही पहचान हो हमारी कि हम सब भारतीय हैं, इसके अलावा और कोई पहचान ना हो हमारी। ये जो प्रसंग है, दलित जीवन को लेकर बहुत लिखा उन्होंने, निबंध भी लिखे, टिप्पणियां लिखी और उपन्यास कहानी का संदर्भ तो आप सब जानते हैं, अभी हम थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे उसका। यह भी प्रेमचंद ने किया, उस दौर में लिखा, उस दौर में। ये जो प्रसंग है ये सब हम लोगों को देखना होगा। मैं एक एक पर बात करता हूं और इससे आपको प्रेमचंद की प्रासंगिकता का सही परिप्रेक्ष्य दिखेगा, पता चलेगा। स्वाधीनता, बार बार प्रेमचंद लिखते हैं। उनकी स्वाधीनता से संबंधित कहानियों को पढ़ जाइए, आहुति जैसी कहानी को पढ़िए, कर्मभूमि जैसे उपन्यास को पढ़िए जो स्वाधीनता आंदोलन पर पूरी तरह केंद्रित है। आपको लगेगा कि कितनी जागरूकता के साथ, चेतना संपन्नता के साथ प्रेमचंद स्वाधीनता की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं, गबन में उनका जो पात्र है देवी दीन खटिक, वो कहता है कि जान की जगह गोविंद के बैठ जाने से परिवर्तन नहीं होगा। वो सवाल करता है कि जो शासन आएगा स्वाधीनता के बाद, उसका सपना क्या होगा। भगत सिंह भी ये कह रहे थे, उसका सपना क्या होगा, उसमें किसानों के लिए क्या जगह होगी, स्त्रियों के लिए क्या जगह होगी, वंचितों के लिए क्या जगह होगी। याद रखें, यह देवी दीन खटिक एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, सब्जी का कारोबार करते हैं और गबन का जो तथाकथित नायक है रमा, एक तरह से उसका जो नैतिक पतन है उससे उसको बचाने का काम करते हैं। वो और उनकी पत्नी, देवी दीन खटिक के दो बेटे हैं, दोनों शहीद हो चुके हैं स्वाधीनता की लड़ाई में। वह व्यक्ति जो अपना एक तरह से सर्वस्व होम कर चुका है, वह सवाल करता है कि स्वाधीनता का स्वप्न क्या है, क्या है आपके मन में बाबू। जब तुम कहता है कि जब तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम खून चूस रहे हो, तुम्हारा राज आ जाएगा तो क्या करोगे, पहाड़ों पर घूमोगे, मोटर से घूमोगे, इत्यादि इत्यादि बातें। यानी कि 80 साल बाद हम बहुत कुछ बदला हुआ देख पा रहे हैं।
आजादी के बाद से ही निरंतर हमने बदलाव देखा, विकास देखा है। प्रेमचंद के कुछ सपने यथार्थ में तब्दील हुए, बदले हैं वो। लेकिन यह सपना सवाल, ये जो सपने हैं प्रेमचंद के, जो प्रेमचंद लगातार अपने लगभग लगभग 36 वर्ष के लेखन में लेकर आते हैं, उन सवालों में ये पहला सवाल था स्वाधीनता। और सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने की बात नहीं, भारत के भीतर स्वाधीनता का मॉडल क्या होगा, प्रेमचंद का भारत क्या है, ये समझने की जरूरत है। अगर उसको समझेंगे तो हम बहुत आज के पूरे विकास को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। एक जाति मुक्त भारत का स्वप्न देख रहे थे प्रेमचंद। वो जानते थे कि ये धर्मों के झगड़े आसानी से नहीं जाते, लेकिन उसके बीच भी राष्ट्र का प्रश्न, मनुष्य का प्रश्न बड़ा करके वो इस को हटाना चाहते थे। उनको लगता था कि राष्ट्र का प्रश्न अगर सर्वोपरि होगा, स्वाधीनता का प्रश्न सर्वोपरि होगा, सबके कल्याण का प्रश्न अगर सर्वोपरि होगा, तो धर्मों के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। और कोई बात नहीं कहते, वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान चीनी और पानी की तरह, या चीनी और दूध की तरह एक नहीं हो सकते, घुल नहीं सकते हैं। वो चीजें, जो भेद विभेद हैं वो हैं, लेकिन साथ चल सकते हैं। ये प्रेमचंद उसकी कल्पना देते हैं और लेकर के आते हैं, और वो सारी चीजें वहां रहती हैं प्रेमचंद के वहां। तो इसको समझने की जरूरत है। कर्मभूमि को पढ़िए, उसमें वो स्वाधीनता आंदोलन का उपन्यास है, लेकिन उसमें नैना और सुखदा, जो ननद और भौजाई हैं, उनके भीतर, उनके बीच स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के जो जिरह है, वो आज भी प्रासंगिक है, वो आज भी पढ़ने लायक है। मुन्नी का जो प्रसंग है, अंग्रेज जिसके साथ ज्यादती कर देते हैं और कैसे वो आत्महत्या करने जाती है, फिर बचती है, अमर बचाता है, और उसके बाद कैसे वो उसका चरित्र उदात्त तो होता चला जाता है। कर्मभूमि को बहुत सलीके से पढ़ने की जरूरत है। दलितों के मंदिर प्रवेश का प्रसंग उस उपन्यास में आता है। यानी कि स्वाधीनता के कई परिप्रेक्ष्य कर्मभूमि में आते हैं। अंग्रेजों से तो सीधी लड़ाई है ही उसमें, अमरकांत लगातार लड़ रहा है। सलीम पहले अंग्रेज मतलब पुलिस ऑफिसर बन जाता है, फिर उसके बाद शामिल होता है। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, गोली चलती है, जुलूस पर लोग शहीद होते हैं, वो सारे प्रसंग उसमें आते हैं। तो स्वाधीनता प्रेमचंद का सबसे बड़ा स्वप्न था। उनको लगता था कि एक स्वाधीन चित्त, स्वाधीन मन ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। जिसके मन पर गुलामी की छाया होगी, जिसकी सोच में पराधीनता होगी, वह राष्ट्र के विकास में कोई योगदान नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। ये प्रेमचंद की पहली जो इस चीज है, उसे समझने की जरूरत है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, और आधी आबादी का प्रश्न, प्रेमचंद बार बार इसे लेकर आते हैं, प्रेमचंद इसको कहते हैं, वो है स्त्री स्वाधीनता का प्रश्न। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जो स्त्री शिक्षा पर सर्वाधिक बल देते हैं। वो कहते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की तरह ही पढ़ने की जरूरत है। पिताओं का आह्वान करते हैं कि जैसे आप अपने बेटों पर भरोसा करके उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, उसी तरह बेटियों पर भी भरोसा करना होगा और उन्हें पढ़ाना होगा। एक बार जब वो पढ़ लिख लेंगी और अपनी आर्थिक सुरक्षा कर लेंगी, फिर उनका शोषण संभव नहीं होगा, फिर उनको कोई पराधीन नहीं बना पाएगा। स्त्री पुरुष संबंध रहेंगे। परिवार जैसी संस्था में प्रेमचंद का बहुत यकीन है। वो परिवार को एक बड़ा मूल्य मानते हैं। आप उनके उपन्यासों को पढ़ जाइए, कहानियों, परिवार को बचाने का हर उद्यम प्रेमचंद के वहां दिखेगा। लेकिन उनका कहना है कि ये बराबरी का संबंध अगर हो स्त्री पुरुष में, तो परिवार अधिक उन्नत होंगे, अधिक विकसित होंगे। प्रेमचंद हैं जो ये स्वप्न लेकर के उस दौर में आते हैं। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं। अब आजादी के बरसों बाद हम सब जानते हैं कि अब एक कानून है कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होगा।
पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होगा। लेकिन गुलाम भारत में ये नहीं था। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने गबन उपन्यास में तो यह की लिखा ही चरित्रों के माध्यम से किया, टिप्पणियां लिखी इस पर कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होना चाहिए, वह उसका उपयोग कर सकती है हक के साथ, पूरे हक के साथ। ये ऐसा नहीं कि उस समय क्या होता था कि पति की अगर मृत्यु हो जाए तो संपत्ति बेटों की हो जाती थी, और अगर बेटे नहीं हैं तो पति के भाई या परिवार के जो लोग भी हैं उनके हिस्से में वो चीज चली जाती थी। पत्नी उन लोगों की दया पर चली जाती थी। प्रेमचंद की दृष्टि इस ओर गई। सोचें कितने विजनरी लेखक हैं प्रेमचंद, कितने दृष्टि संपन्न लेखक थे प्रेमचंद। सिर्फ मनोरंजन नहीं करना चाहते थे, वो जगा रहे थे लोगों को कि बेटियों के बारे में सोचो। अंततः जो पत्नी है वो किसी की बेटी है। अगर अपनी बेटी के बारे में आप सोच लेंगे तो दूसरे की बेटी के बारे में भी सोचेंगे, जो आपके घर में बहू बनकर आ रही है या पत्नी बनकर आ रही है। हिंदी के पहले लेखक हैं प्रेमचंद, जो ये सपना लोगों में सींच रहे, स्वप्न दे रहे थे, इस सपने की सृष्टि कर रहे थे लोगों के भीतर। देखो सपना इस तरह देखा जाता है। सपना देखने का सलीका आना चाहिए। अनाप शनाप सपने तो सब लोग देखते हैं, लेकिन प्रेमचंद इसीलिए प्रासंगिक हैं आज तक हमारी और आपकी चेतना में। अगर प्रेमचंद हैं तो इसीलिए हैं क्योंकि वो उन्होंने उन सपनों को दिया जो सपने आज हमें आगे ले जा रहे हैं। आज जब आप विश्वविद्यालयों में बेटियों की लंबी कतार देखते हैं पढ़ते हुए, तमाम छोटे से लेकर बड़े पदों तक आप बेटियों को, स्त्रियों को काम करते हुए देखते हैं, तो प्रेमचंद याद आते हैं। ये सपना उनकी पुतलियों में था कि देश तभी सुंदर लगेगा जब स्त्रियां भी बराबर हम कदम होंगी, काम करेंगी, आएंगी। आजादी की लड़ाई के लिए भी उनका मानना था कि जब तक स्त्रियां शामिल नहीं होंगी आजादी की लड़ाई में, आप नहीं लड़ सकते। आधी आबादी अगर शामिल नहीं है तो आप कैसे लड़ेंगे। तो प्रेमचंद बहुत बारीकी से इस बात को लेकर आते हैं। विवाह का प्रश्न, बेमेल विवाह, निर्मला उपन्यास तो आप सब जानते हैं। गोदान जो उनका अंतिम उपन्यास माना जाता है, हालांकि एक अधूरा उपन्यास उसके बाद का है, तो उसमें भी होरी की बेटियों का बेमेल विवाह है। प्रेमचंद जानते थे कि इससे अधिक पीड़ा एक पिता के लिए और जिस बच्ची का विवाह बेमेल हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रहार करते हैं वो उस पर। अगर आप लोगों ने निर्मला का अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा किस तरह पूरा परिवार बिखर जाता है, कुछ बचता नहीं बेमेल विवाह में। पूरी बेमेल विवाह कर तो देता है, लेकिन उसे बराबर लगता है कि चौराहे पर लोग उस पर थूक रहे हैं उस पर। यह चेतना जो प्रेमचंद दे रहे थे कि इससे कम से कम बेमेल विवाह के प्रति घृणा तो पैदा होगी लोगों के मन में। तोताराम का हस्र हो निर्मला जिस गति को पहुंची, एक तेजस्वी बालिका जिस गति को पहुंची, अब हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं, बहुत बदली हैं। ऐसा नहीं कि बेमेल विवाह अब नहीं होते हैं, लेकिन चीजें बदली हैं। अब उस ढंग से नहीं है, बड़े पैमाने पर उस तरह की चीजें नहीं रह गई। प्रेमचंद इन सब पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे। वो सिर्फ ऐसी कहानियां नहीं लिख रहे थे, उपन्यास नहीं लिख रहे थे जिनसे आपको आनंद आए और आप सो जाएं। प्रेमचंद की कहानियां और प्रेमचंद के उपन्यास तब भी और अब भी पढ़ने के बाद बेचैनी होती है। वह बेचैन करने वाला साहित्य है, सार्थक बेचैनी। वह बेचैनी जो परिवर्तन की ओर ले जाती है, सुंदर परिवर्तन की ओर, सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाती है। तो ये उस दौर का है। उस दौर में मिस्टर हरविलास शारदा थे, उनका जो कानून आया था उसको लेकर के जनवरी 1931 में प्रेमचंद ने टिप्पणी लिखी थी। हिंदू समाज ने
अपनी देवियों के साथ बहुत दिनों जुल्म किया और अब उसे इस जुल्म की जड़ खोदने में विलंब न करना चाहिए। वही है, पढ़ना लिखना तो ठीक है। ये शारदा जो बिल था, शारदा बिल इसको कहते थे, हरविलास शारदा बिल, ये वही विधवाओं के पास पति की संपत्ति में अधिकार का बिल था ये, जिस पर प्रेमचंद ने लिखा। एक साहित्यिक पत्रिका निकालने वाला व्यक्ति कहां कहां निगाह है। बुल्गारिया में किसान आंदोलन करते हैं, प्रेमाश्रम लिखते हैं प्रेमचंद 1918 में। बुल्गारिया तब आज की तरह इंटरनेट नहीं था, अखबारों की इतनी पहुंच नहीं थी, लेकिन बुल्गारिया के किसान आंदोलन का जिक्र आता है प्रेमाश्रम में। बलराज उसका जिक्र करता है। यानी कि किसान का जीवन अगर बदलेगा तो भारत के गांवों की तस्वीर बदलेगी। ये प्रेमचंद जानते थे इस बात। हम सब आज भी देख रहे हैं कि कैसे चीजें बदल रही हैं। लगातार बच्चियों के पढ़ने को लेकर के उसमें वो कहते हैं कि पुरुष जो विद्या पढ़कर रोटी कमा रहा है, स्त्रियां भी वही विद्या पढ़ना चाहती हैं। ये टिप्पणी में भी लिखा, और अगर गोदान आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा। नारी जाति के अधिकार नाम से फरवरी 1931 में प्रेमचंद ने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी और उसमें उन्होंने 5 विकल्प दिए, 5 प्रस्ताव किए। आप सुने और देखें कि प्रेमचंद कितने प्रासंगिक हैं आज के दौर में। एक, विवाह का नियम। तब तक हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था। एक, विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार हो, वह उसे रेहन व्यय जो कुछ चाहे कर सके। यानी कि अगर चाहती है कि वो रेहन पे रख के कुछ पैसा ले सके तो पति से पूछने की जरूरत ना हो उसको। ये अधिकार उसके पास होना चाहिए। सामंजस्य हो, बातचीत करके करे, वो एक अलग चीज है, लेकिन भय के नाते नहीं। पिता की संपत्ति पर पुत्रों और पुत्रियों का समान अधिकार हो। तलाक का कानून जारी किया जाए और वह स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान हो। तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए, और यदि वह अर्जित की हुई संपत्ति हो तो उसका मतलब सॉरी, अगर मौरूसी संपत्ति हो तो उसका 1 अंश प्राप्त करे। सोचिए कितनी क्रांतिकारी बातें थी ये। उस समय बहुत सारे लोगों ने प्रेमचंद का विरोध किया, प्रेमचंद के विरुद्ध लिखा, लेकिन प्रेमचंद डिगे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि जो नया भारत बनना है, और आज भी हम जिस विकसित भारत 2047 की जो बात कर रहे हैं, वो इन्हीं सपनों से आगे बढ़ने वाला है, इन्हीं के साथ बढ़ने वाला है। हर प्रकार के शोषण को तिलांजलि देकर ही हम एक विकसित भारत बन सकते हैं। हर प्रकार के शोषण को तिलांजलि देकर के ही कर सकते हैं। स्त्रियों के खरीदे और बेचे जाने पर इन्होंने सेवा सदन नाम का सिर्फ उपन्यास नहीं लिखा, जो स्त्रियों के साथ किया जाता है समाज में, और तरह तरह के शब्द उसके लिए समाज में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, औरतों का क्रय विक्रय नहीं हो सकता, वो खरीदने और बेचने की चीज नहीं है। और ये 1933 में मई में लिख रहे थे प्रेमचंद। सीधे सीधे टिप्पणी लिख रहे थे, उपन्यास और कहानी में तो कर ही रहे थे। यह चेतना संपन्नता देखी। स्त्री ऑब्जेक्ट नहीं है, वह जैसे पुरुष है वैसे ही स्त्री है। उसी तरह की एक जैविक संरचना जैसे पुरुष के पास एक है, स्त्री के पास है। हर तरह से वो समर्थ है, कहीं कोई कमजोरी नहीं है। प्रेमचंद ने स्त्री को अबला मानने से इनकार कर दिया, कहा कि अबला नहीं है स्त्री। पहले लेखक हैं प्रेमचंद जो इस तरह से बहुत मजबूती के साथ स्त्री के पक्ष में खड़े होते हैं। ये याद रखें, सारी चीजें हैं। और हरि सिंह गौड़, जिनके नाम पर सागर में विश्वविद्यालय है, जब वो तलाक बिल लेकर के आए तो प्रेमचंद ने उसको लेकर के एक टिप्पणी लिखी और कुछ शर्तें लिखी कि हरि सिंह जी ने तलाक के लिए 3 कारण बताए थे।
जबकि पुरुष अव्यवस्थित चित्त हो, जबकि पुरुष को कोढ़ की बीमारी हो, या वह इम्पोटेंट नपुंसक हो। ये तीन बातें बताई थी हरि सिंह गौड़ जी ने अपने तलाक में। लेकिन प्रेमचंद ने सिर्फ इतना नहीं माना, प्रेमचंद ने और चीजें जोड़ी और ये माना कि जो हक आप पुरुष को दे रहे हैं वो हक आपको स्त्री को भी देना होगा। स्त्री के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुरुष के लिए तो अधिक अधिकार सुरक्षित कर दें, स्त्री के लिए ना करें। बहुत सारे लोगों को ये बातें पचती नहीं थी तब भी, अब भी शायद बहुत सारे लोगों को न पचे। लेकिन यह तो तय है कि अगर आप एक सुंदर स्वस्थ राष्ट्र का स्वप्न देखते हैं तो आधी आबादी को आपको इसी ढंग से देखना होगा, इसी ढंग से उसको सकारात्मक दृष्टि से सोचना और समझना होगा। तभी आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मालती का प्रसंग बार बार आप सब जो लोग प्रेमचंद को पढ़ते हैं, आप हिंदी विश्वविद्यालय हैं, एमए हिंदी में करते होंगे, गोदान जरूर पढ़ा होगा। मालती का प्रसंग आता है और उसमें बार बार कहा जाता है कि मालती जो है वो भीतर से मधुमक्खी और बाहर से तितली है। लोग इस वाक्य को समझ नहीं पाते हैं। प्रेमचंद पढ़ी लिखी स्त्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, पढ़ी लिखी स्त्री की ताकत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एक स्त्री पढ़ी लिखी है तो वह जैसे तितली के पास एक स्वतंत्रता होती है, वो अपने मन का जीवन जीती है, सुंदरता तो होती ही है उसके पास। एक पढ़ी लिखी स्त्री के पास अपनी जैविक सुंदरता के साथ साथ वह बौद्धिक चेतना संपन्नता होगी कि वह स्वाधीन जीवन का वर्ण कर सकेगी। स्वाधीन जीवन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो परिवार को तोड़ने की बात कर रहे हैं या पुरुष के साथ न रहने की बात, ऐसा नहीं। स्वाधीन चेतना साहचर्य में भी संभव है, साहचर्य में संभव है। और प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में भी दिखाया और हम सब जीवन के लाखों करोड़ों उदाहरण से इस बात को भी जानते हैं। और मधुमक्खी का क्या गुण है? मधुमक्खी का गुण है कि वह शहद इकट्ठा करती है, लेकिन अगर आप उस पर प्रहार करेंगे तो वह भी आप पर प्रहार करती है, वो बराबर का प्रतिकार करती है। तो प्रेमचंद ये कह रहे थे कि अगर एक पढ़ी लिखी स्त्री होगी तो उसमें तितली की एक स्वाभाविक सुंदरता भी होगी, उसके भीतर स्वतंत्रता की वह भावना भी होगी, उसका अधिकार भी होगा और वह अपनी रक्षा में सक्षम भी होगी। इसलिए एक पढ़ी लिखी स्त्री जरूरी है। यह वाक्य काव्यात्मक वाक्य है और काव्यात्मक वाक्यों के लिए हमें ठहरना चाहिए। हमें कोई भी मूल्य निर्णय करने से पहले सोचना चाहिए कि एक बड़ा कलाकार हवा में कोई बात नहीं कहता। वह व्यक्ति जो लगातार स्त्रियों के पक्ष में टिप्पणियां और निबंध लिख रहा है, वह कैसे कर सकता है ऐसा काम? तो इसको समझने की जरूरत है। पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार, अगर सरला रतन का प्रसंग आप पढ़ेंगे गबन में तो देखेंगे कि कैसे बेमेल विवाह है वो, लेकिन पति असमय चले जाते हैं तो जो बहुत ठाट बाट से रतन रहती हैं, सामान्य मुहावरे में रानी की तरह रहती हैं, वो अचानक अपने भतीजों पर निर्भर हो जाती हैं क्योंकि कोई संतान नहीं है। प्रेमचंद इन सब का प्रत्याख्यान करते हैं, इन सबको देखते हैं। दलित प्रसंग, वर्ण व्यवस्था के को पूरी तरह मिटाने की बात करते हैं प्रेमचंद। कहते हैं जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम अपने ही भाइयों के साथ अत्याचार करके बराबरी की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर हमें एक सचमुच का स्वाधीन भारत चाहिए, आजादी के पहले लिख रहे हैं प्रेमचंद, तो हमें बराबरी की बात, सूरदास जैसा रंगभूमि में वो चरित्र लाते हैं जो जाति से वंचित समुदाय से, दलित समुदाय से है, आंखें भी नहीं है, लेकिन वह अंग्रेजी और सामंती सत्ता के सामने इस तरह खड़ा हो जाता है कि वो सब हिल जाते हैं पूरी तरह से। ये प्रेमचंद का सपना था। प्रेमचंद देवी दीन का मैंने जिक्र किया, देवी दीन खटिक जैसा चरित्र लेकर आते हैं, सीलिया का प्रसंग लेकर आते हैं, माता दीन का प्रसंग लेकर आते हैं कि प्रेम की कोई जाति
सर म्यूट हो गया। और सिलिया के प्रसंग के साथ बहुत सारे क्रांतिकारी प्रसंग हैं वहां पर। उन सबको समझने की जरूरत होगी, तब हमको समझ में आएगा कि प्रेमचंद की कितनी प्रासंगिकता है। लगातार उन्होंने जाति व्यवस्था के समूल नाश की बात की। आज हम समझते हैं अगर हम जाति का प्रत्याख्यान नहीं कर पाए तो ये हम लोगों की बड़ी असफलता होगी, उससे मुक्त होना होगा। किसान का प्रश्न बार बार आता है, गोदान किसान जीवन का महाकाव्य है, परंपरागत प्रश्न है। ये भी माना जाता है कि किसान प्रेमचंद के चित्त के बहुत करीब थी, ये सही है, लेकिन स्त्रियों की जुड़ी समस्याएं भी उतनी ही करीब है। बहुत सारे प्रेमाश्रम का संदर्भ मैंने दिया कि जब भारत में अवध का किसान आंदोलन नहीं हुआ था, उसके पहले प्रेमाश्रम लिख लिया था प्रेमचंद ने, और ये बताया था कि किसान की चिंता करनी होगी। गोदान किसान जीवन की समस्याओं पर यह हिया जरत रहत दिन रैन, चैन कोई सुख नहीं है किसान के जीवन में। बहुत विस्तार में जाने का आज समय नहीं है, तो वो लेकर आते हैं। बलराज का मैंने जिक्र किया, प्रेमाश्रम का क्रांतिकारी बातें करता है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है किसानों के पक्ष में वो उसकी बात करता है, प्रतिकार की बात करता है, जमींदारी उन्मूलन की बात करता है। ये सब प्रेमचंद का सपना था। अब जमींदारी नहीं रही, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कहीं कहीं वो भाव दिखाई देता है, उस भाव का भी वो भी समाप्त होना चाहिए, ये देखने की जरूरत है। हमें समझना होगा हरित क्रांति के जो प्रदेश थे उनके किसान क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं। या जरत रहत दिन रैन 1935-36 का लिखा गया उपन्यास। किसान, जो छोटे किसान हैं, उनकी समस्याएं अब भी हैं। सरकारें सोच रही हैं, सरकारें मदद कर रही हैं, लेकिन समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही हैं। हमें सोचना होगा, हमें कोई ना कोई रास्ता तो उन छोटे किसानों के लिए निकालना होगा, वरना जो पूस की रात का मामला है, कहानी जो पूस की रात की है, कि किसान मजदूर बनने के लिए विवश है और वो सोचता है कि चलो दिन भर मजदूरी करके शाम को खाना खा के सो तो पाएंगे, क्योंकि छोटे किसान की फसल नीलगायें खा गईं, तो जो साहूकार का कर्ज है वो बचा का बचा रह गया सब कुछ। तो जो छोटे किसान का जीवन है, जो दुष्चक्र में फंसा हुआ है, प्रेमचंद जो सोच रहे थे, अब भी कमोबेश वो चीज है, दिखाई देती है। तो प्रासंगिकता तो है प्रेमचंद की, अब भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रेमाश्रम एक यूटोपिया की तरह, एक स्वप्न की तरह है, हमें देखना और समझना होगा। धर्म के प्रश्न को भी समझना होगा कि कैसे धर्मों के बीच आवाजाही बने, एकता बने, ताकि भारत को हम और मजबूत बना सकें और विकसित दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बना सकें। आज स्त्रियां, दलित, आदिवासी सब विकास के मार्ग पर हैं, तो प्रेमचंद का सपना कुछ हद तक तो सिद्ध हुआ है। महात्मा गांधी का सपना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना, ये सब जो हमारे महापुरुष थे, बाद में डॉक्टर लोहिया का सपना, जो भी हमारे महापुरुष थे, इन सब का सपना तो पूरा हुआ है कुछ हद तक, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। वैसे मित्रों, मेरा यह दृढ़ मानना है कि भारत में वह दिन आना चाहिए जब प्रेमचंद के साहित्य का ऐतिहासिक महत्व रहे, लेकिन समाज इतना बदल जाए कि सिर्फ हम कहें कि कभी समाज में शोषण था, कभी समाज में किसान दुखी थे, स्त्रियां दुखी थीं, वंचित वर्ग के लोग दुखी थे, लेकिन ये सब इतिहास की चीजें हों, वो वर्तमान में न हो। वह दिन आए, किसी की कल्पना प्रेमचंद भी करते थे और मैं भी करता हूं, कि वो दिन आए जब ये सब ऐतिहासिक संदर्भ की चीजें हों और सचमुच के हम एक विकसित और उन्नत राष्ट्र हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका, मुझे आमंत्रित करने के लिए और सुनने के लिए। धन्यवाद आदरणीय सर। आपके वक्तव्यों से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि प्रेमचंद की रचनाएं न सिर्फ
उस समय प्रासंगिक थी, बल्कि आज भी हमारे लिए वैसे ही प्रासंगिक है और समकालीन संदर्भ में भी उसका महत्व वैसा है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ये विषमता व्याप्त है और इन्हें जड़ से मिटाने की बहुत ही आवश्यकता है। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव धन्यवाद ज्ञापन की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी विश्वविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उसके बाद मैं हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय नंदिनी साहू मैम का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। आपकी प्रतिबद्धता एवं कार्यकुशलता से न केवल विश्वविद्यालय का मान बढ़ा, बल्कि विद्यार्थियों और शैक्षिक जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका प्रतिनिधित्व में विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास का परिचायक बनेगा। अब मैं हमारे अतिथि वक्ता का भी सादर धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए उन तमाम विद्यार्थियों, श्रोतागण, अध्यापक, विद्वज्जनों, आप सभी का मैं हृदय से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अंत में मैं पुनः एक बार सभी को सादर धन्यवाद